अध्याय 481। यी त्यानयुन ने रेन लियांगचेन को ठीक करने के लिए एक उच्च स्तरीय विश्वण गोली बनाई। क्या आप लोगों को भी यहां टेलीपोर्ट करने से पहले किसी खतरे का सामना करना पड़ा था? यी त्यानयुन ने यांग जीवेन और लेंग हू से पूछा। खैर, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे एक जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया गया था और जहां तक मैं महसूस कर सकता हूं, वहां कुछ भी खतरनाक नहीं है। लेकिन जब मैं आसपास देख रहा था तो मुझे यहां टेलीपोर्ट कर दिया गया, यांग जीवेन ने विस्तार से बताया। मुझे दलदल के किनारे पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे मुझे नुकसान हो सके। लेकिन जब मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तभी मुझे यहां भेज दिया गया। लेंग हू ने लापरवाही से कहा। आपका क्या हाल है, बॉस? यहाँ क्या स्थिति है? लेंग हू ने लापरवाही से पूछा। मुझे भी यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर घूम रहा था, मुझे आप लोगों की याद आई। अगर हम किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आप सबको जल्दी से यहाँ पहुंचा दिया। सौभाग्य से मैं भाई रेन के पास जल्दी पहुंच गया, वरना इस जहर से उनकी मौत पक्की थी। यी त्यानयुन ने गंभीरता से कहा। इसके बाद यी त्यानयुन ने रेन लियांगचेन को गोली खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गया, और जैसे ही विश्वण की गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, रेन लियांगचेन के चेहरे की रंगत में थोड़ा सुधार हो गया। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए यी त्यानयुन के पास उन्हें यहां अकेला छोड़ने का कोई कारण नहीं था। इसलिए दल ने रेन लियांगचेन के ठीक होने की प्रतीक्षा करते हुए घास के मैदान में विश्राम किया। रेन लियांगचेन के होश में आते ही उसने एक बार फिर उसकी जान बचाने के लिए यी त्यानयुन का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि त्यानयुन का उसके साथ होना उसके लिए सौभाग्य की बात थी, वरना अब तक वह सांपों का शिकार बन चुका होता। ठीक है, अब सब कुछ तैयार है। हमें कुछ समय के लिए ठहरने की जगह ढूंढनी होगी। जगह मिलने के बाद मुझे अपने गंतव्य की ओर चलना होगा। यी त्यानयुन ने लापरवाही से कहा और तुरंत उस दिशा में उड़ गया जिधर आत्मा मार्गदर्शक ने उसे जाने का निर्देश दिया था। रेन लियांगचेन और अन्य लोग भी यी त्यानयुन के पीछे पीछे उड़कर आए। सौभाग्य से वे यहां उड़कर आ सके, वरना तो बहुत परेशानी होती। यी त्यानयुन का लक्ष्य फीनिक्स नेस्ट की ओर जाने वाले रास्ते में किसी शहर को खोजना था, और निश्चित रूप से यी त्यानयुन को जल्द ही एक विशाल शहर दिखाई दिया जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। ब्रॉड क्लाउड सिटी। यी त्यानयुन ने द्वार पर लगी पट्टिका को पढ़ते हुए कहा। वे जल्दी से नीचे उतरे और लापरवाही से द्वार की ओर चल पड़े। गार्डों ने नए लोगों की मौजूदगी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गेट के किनारे खड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने शहर में प्रवेश करने के लिए उन पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया। यी त्यानयुन ने तुरंत देखा कि शहर के सड़क किनारे किसानों और फेरीवालों की भीड़ लगी हुई थी। अगर उनके पास पैसे होते तो वे बहुत सी चीजें खरीद सकते थे। साधकों का साधना स्तर एक दूसरे से भिन्न था, लेकिन सबसे निचला स्तर कोर कंडेंसेशन स्टेज पर था, जबकि कोर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर इतने सारे साधक थे। यी त्यानयुन ने कई शून्य आत्मा विशेषज्ञों को यहां आते जाते देखा, जबकि यी त्यानयुन द्वारा देखा गया उच्चतम विशेषज्ञ शून्य आत्मा स्तर के चौथे स्तर पर था। जैसे ही यी त्यानयुन बाजार की गली में पहुंची, दुकानदार ने तुरंत उन्हें एक एक करके बुलाया और अपनी दुकान की सबसे अच्छी वस्तु पेश की। वे अपने पेशे को लेकर बेहद उत्साही थे। अगर यी त्यानयुन के मन में कोई खास विचार न होता तो शायद वह इन व्यापारियों से कुछ सामान खरीद लेता। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो उसे नश्वर दुनिया में आसानी से नहीं मिल सकती थी। क्या आप लोगों के पास कोई आत्मा संचय करने वाली घास थी? यी त्यानयुन ने अनायास ही पूछा। व्यापारी ने निराशा से सिर हिलाया, क्योंकि उनके पास वह आत्मा संचय करने वाली घास नहीं थी जिसकी यी त्यानयुन को आवश्यकता थी। लेकिन अचानक एक साधक यी त्यानयुन के बगल में प्रकट हुआ और कहा कि वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो यी त्यानयुन को आत्मा संचय करने वाली घास बेच सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास आत्मा संचायक घास है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वहां ले जाऊं? वैसे मेरा नाम मो शू है, उस साधक ने सहज भाव से कहा। ठीक है, चलो, यी त्यानयुन ने कहा और मो शू को उस जगह ले गया जहां उसने बताया था कि आत्मा संचय करने वाली घास बिक रही है। यी त्यानयुन को उस आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन वह उत्सुक था, क्योंकि अगर वह यहां से आत्मा संचय करने वाली घास थोक में खरीद लेता तो उसका स्तर तेजी से बढ़ सकता था। इसके अलावा यी त्यानयुन ने यह भी देखा कि यहाँ इतने सारे साधक थे जो दूसरे साधक को उनकी मनचाही दुकान तक ले जा रहे थे।
ये त्यानयुन ने यह भी देखा कि मोशु हर उस व्यक्ति का अभिवादन करता था जिससे वह मिलता था। स्पष्ट रूप से मोशु के यहाँ के लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। मोशु के मार्गदर्शन में वे एक जर्जर सी दिखने वाली दुकान में पहुंचे जो अभी भी बंद थी। ये त्यानयुन ने यह देखकर भौहें चढ़ाई कि दुकान दिन के बीच में भी बंद थी। लेकिन इस तथ्य से मोशु का संकल्प जरा भी नहीं दिगा। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और कहा कि कोई दुकान से आध्यात्मिक औषधि खरीदने आ रहा है। दरवाजा खटखटाने के बाद मोशु थोड़ा पीछे हट गया और जैसे ही दरवाजा खुला, ये त्यानयुन एक द्वितीय स्तर के स्पिरिट किंग साधक को यहां देखकर थोड़ा हैरान रह गया। इतना ही नहीं, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर डरावना भाव था। अध्याय 482। दुकानदार ने ग्राहक को देखने के बाद दुकान का दरवाजा इतना ही खोला कि एक व्यक्ति अंदर जा सके। उसका रवैया थोड़ा असभ्य था क्योंकि उसे अपने ग्राहक की सेवा करनी थी। मुझे खेद है दुकानदार, ये का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ब्रॉड क्लाउड सिटी में ये सबसे अच्छी दवा की दुकान है। दवाइयों के मामले में आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब यहां मिल जाएगा। मोशु ने क्षमा मांगते हुए कहा। अरे अंदर आ जाओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, दुकानदार ने अंदर से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह इस समय ग्राहक पाकर खुश नहीं है। मोशु तुरंत अंदर चली गई, जबकि ये त्यानयुन और बाकी लोग एक एक करके उसके पीछे पीछे गए। हालांकि रेन लियांगचेन इस बात को लेकर असमंजस में था कि ये त्यानयुन को आत्मा संचय करने वाली घास की आवश्यकता क्यों थी। वह जानता था कि घास का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रभाव इतना मजबूत नहीं था। दुकान में प्रवेश करने के बाद रेन लियांगचेन ये देखकर हैरान रह गया कि शेल्फ पर इतनी सारी उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां बड़े करीने से रखी हुई थीं। कुछ औषधीय गोलियां तो विदेशी मानी जाती थी क्योंकि वे शायद ही नश्वर दुनिया में कहीं मिलती हो। लेकिन दुकानदार तुरंत अपनी झूला कुर्सी पर बैठ गया और चाय का एक कप पीने लगा। उसे अपने ग्राहक की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये त्यानयुन ने दुकानदार ये की स्थिति पर एक बार फिर नजर डाली और पाया कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास 180 मिलियन युद्ध शक्ति थी और कोई कमजोरी नहीं थी। ये त्यानयुन को आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली साधक ब्रॉड क्लाउड सिटी में एक व्यापारी के रूप में क्यों बैठा है, जबकि इस स्तर का साधक आसानी से दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता था। वह चाय की पत्ती तो उच्च कोटि की दिव्य पत्ती है, उससे चाय बनाना तो सरासर बर्बादी है। रेन लियांगचेन ने दुकानदार ये द्वारा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पत्ती को पहचानते हुए ये त्यानयुन से फुसफुसाते हुए कहा। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि स्पिरिट किंग के साधक के लिए ये सामान्य बात हो सकती है। दुकानदार, ये आपके आदेशानुसार मैं एक ग्राहक को लेकर आया हूं जो आत्मा संचय करने वाली घास खरीदना चाहता है। मोशु ने दुकानदार ये के प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा। ओह, आप आत्मा संचय करने वाली घास खरीदना चाहते हैं? आप इसे किसके लिए खरीद रहे हैं? दुकानदार ये ने उत्सुकता से पूछा। ये निजी इस्तेमाल के लिए है, ये त्यानयुन ने लापरवाही से कहा। आत्मा संचय करने वाली घास का उपयोग आत्मा शोधन चरण के लिए किया जाता है, लेकिन आप उस चरण में नहीं हैं। तो क्या आप दिव्य रून मास्टर हैं? दुकानदार ये ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, मैं एक दिव्य रून मास्टर हूँ। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये त्यानयुन ने उलझन में कहा। रेन लियांगचेन और बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि ये त्यानयुन एक दिव्य मंत्रशास्त्री हैं। वे केवल इतना ही जानते थे कि ये त्यानयुन एक रसायन शास्त्री हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया था। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? दुकानदार ये ने उत्सुकता से पूछा। ये त्यानयुन उस बूढ़े आदमी की आंखों के भाव से समझ गई कि अब उसे दिलचस्पी हो गई है। मुझसे मेरे ग्रेड के बारे में मत पूछो, तुम्हें बस ये बताना चाहिए कि तुम्हें किस प्रकार का दिव्य प्रतीक उत्कीर्ण करवाना है या किस स्तर की सरणी को तोड़ना है। ये त्यानयुन ने लापरवाही से कहा। तुम तो बड़े आत्मविश्वास से भरे हो, बदमाश। दुकानदार ये ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। हाँ, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें अभी भी याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो आत्मा संचय करने वाली घास खरीदना चाहता हो? दुकानदार ये ने मोशु से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह लगभग 6 महीने पहले की बात है, मोशु ने लापरवाही से कहा। अब मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपसे एक डिब्बा खुलवाना है। आधा साल हो गया है, कोई इसे खोल नहीं पाया। दुकानदार ये ने चिढ़कर कहा। क्या आपका मतलब यह है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो आत्मा संचय करने वाली घास खरीदना चाहता हो, सिर्फ इसलिए कि आप एक दिव्य रून मास्टर को ढूंढ सकें? मोशु ने कहा, जब उसे अंततः दुकानदार ये का इरादा समझ में आया।
ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दुकानदार ये ने लापरवाही से कहा और सबको बाहर लाकर अपनी दुकान को आलस से बंद कर दिया। रेन लियांगचेन ये देखकर दंग रह गया कि बूढ़े ने दुकान को ठीक से ताला लगाए बिना ही बंद कर दिया। लेकिन रेन लियांगचेन और यी त्यानयुन के दल के बाकी सदस्यों को छोड़कर इस कस्बे में हर कोई जानता था कि वह बूढ़ा व्यक्ति स्पिरिट किंग एक्सपर्ट था। कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति से चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर दुकानदार ये उन्हें एक चहल पहल वाली सड़क पर ले गया, जहां यी त्यानयुन ने देखा कि एक डिब्बे के ऊपर लंबी कतार लगी हुई थी, जो इतने सारे दिव्य प्रतीकों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह कतार उन लोगों की थी जो इस बक्से को खोलने के लिए अपनी दिव्य रून प्रवीणता का परीक्षण करना चाहते थे। अगर आप वह डिब्बा खोल सके तो मेरे पास आपके लिए 3 आत्मा संचय करने वाली घास और 2 पवित्र उपकरण हैं। दुकानदार ये ने यी त्यानयुन से उम्मीद भरी निगाहों से कहा। फिर उसने अपनी जेब से दवाइयों की एक बोतल निकाली और मोशू को दे दी। दुकानदार ये ने मोशू से सहज भाव से कहा, मेरी बात मानने का ये तुम्हारा इनाम है। तो इस आत्मा संचय करने वाली घास का आपके लिए क्या उपयोग है? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस घास की खोज करते हुए किसी को देखना दुर्लभ था। दुकानदार ये ने उत्सुकता से यी त्यानयुन से कहा। ठीक है, मैं इसे आत्मा संचय करने वाली गोली बनाना चाहता हूं। यी त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। ठीक है, यह तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ही आप वह डिब्बा खोलेंगे, आत्मा संचायक घास आपकी हो जाएगी। दुकानदार ये ने उत्साह से कहा। यी त्यानयुन ने सिर हिलाया और तुरंत अपना ध्यान बॉक्स पर केंद्रित कर लिया। अध्याय 483। यी त्यानयुन ने गौर किया कि उस डिब्बे पर उच्च कोटि के 5वीं श्रेणी के दिव्य प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भूतलोक के भीतर बसा पूरा शहर इस डिब्बे को खोलने के लिए संघर्ष करेगा। डिंग। दुकानदार ये को खजाने का डिब्बा खोलने में मदद करे। साइड क्वेस्ट सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया। इनाम 30 मिलियन अनुभव 100,000 कैश 100 दुकानदार ये की अनुकूलता। ये त्यानयुन को इस बूढ़े आदमी की मदद करने के बदले में एक अतिरिक्त कार्य मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इससे संतुष्ट था। इसी बीच डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहे वर्तमान दिव्य रून मास्टर असफल हो गए और डिब्बे को कोसने लगे। वह फिर से कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर उसके पीछे खड़े लोग इस बात से नाराज थे कि वह आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था, जबकि यह स्पष्ट था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। अरे, दूसरों को भी मौका दो, इसे अकेले ही मत लो, एक युवक ने उस आदमी से चिढ़कर कहा। बदमाश, ये 5वीं श्रेणी का दिव्य मंत्र है। जब तुम 5वीं श्रेणी के दिव्य मंत्र के उस्ताद भी नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो? उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। देखो, तुम खुद तो डिवाइन रून ग्रैंडमास्टर नहीं हो। यह तो साफ था कि तुम इस बक्से को खोल नहीं सकते, तो कोशिश क्यों कर रहे हो? सबका समय बर्बाद करना बंद करो, उस युवक ने ठंडे स्वर में कहा। आगे खड़ा व्यक्ति युवक की टिप्पणी से स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन उसने एक तरफ हट जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसने देखा कि वास्तव में हर कोई उसके लगातार व्यर्थ प्रयासों से परेशान था। यी त्यानयुन युवक की बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत युवक की स्थिति पर नजर डाली और पाया कि वह 21 वर्ष की आयु में ही 7वें स्तर के मूल परिवर्तन चरण में था। आज कितने लोग आए हैं? दुकानदार ये ने युवक से पूछा। गुरुजी, आप आखिरकार आ ही गए। मैं थोड़ी देर के लिए तो डिब्बा बंद करने की सोच रहा था। आज तो बहुत भीड़ है। पता नहीं आज कितने दिव्य मंत्रों के गुरु असफल हुए होंगे। युवक ने निराशा से कहा। यह थकाव लग सकता है, लेकिन हमें यह डिब्बा खोलना ही होगा। आशा है कि आप ये बात समझेंगे, दुकानदार ये ने युवक से कहा। युवक ने सिर हिलाया और हार मानने का मन बना लेने के बाद शर्म से नीचे देखने लगा। ये दुकानदार ये का शिष्य पूर्वेन है। मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे अभी कुछ और काम करना है, इसलिए बक्से के लिए शुभकामनाएं। मो शू ने दुकानदार ये के साथ ही त्यानयुन और बाकी साथियों को छोड़ते हुए कहा। लेकिन भले ही ये त्यानयुन दुकानदार ये के साथ आया हो, फिर भी वह लाइन नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि यह असभ्य माना जाता था। इसलिए ये त्यानयुन अन्य दिव्य रून मास्टर्स के साथ कतार में लग गया। ये त्यानयुन ने देखा कि दिव्य रून मास्टर्स एक के बाद एक असफल हो रहे थे, और उनमें से एक ने तो बक्से पर हमला करने की भी कोशिश की। भले ही वह व्यक्ति अपने मूल परिवर्तन के चरम चरण पर था, फिर भी उसका हमला बॉक्स से टकराकर वापस उछल गया। दिव्य रून मास्टर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कोई भी दूसरों को सफल होते देखना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया। बक्से पर हमला करने वाले व्यक्ति को देखने के बाद किसी भी दिव्य रून मास्टर ने फिर कभी वैसा करने की कोशिश नहीं की।
उन्हें पता था कि वे उस बक्से पर काबू नहीं पा सकेंगे, वरना दुकानदार ये जैसे स्पिरिट किंग स्टेज के विशेषज्ञ मदद के लिए क्यों भटकते। मुझे कोशिश करने दो। शून्य आत्मा अवस्था का एक विशेषज्ञ अपने हाथ में एक विशाल हथौड़ा लिए आगे आया। यह हथौड़ा निम्न श्रेणी का पवित्र औजार था। ऐसा लगता है कि वॉइड स्पिरिट एक्सपर्ट उस बक्से को अत्यधिक शक्ति से वश में करने की सोच रहा था। मैं कोई दिव्य रून मास्टर नहीं हूं, लेकिन क्या मैं इस बक्से को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं? वॉइड स्पिरिट स्टेज एक्सपर्ट ने दुकानदार ये से पूछा। जो मन करे, बस डिब्बा खोल दो, पवित्र औजार तुम्हारा हो जाएगा, दुकानदार ये ने बेपरवाही से कहा। दुकानदार ये को पहले से ही पता था कि बलपूर्वक डिब्बा खोलना संभव नहीं है। शून्य आत्मा विशेषज्ञ जोर से हंसा और उसका शरीर पल भर में इस्पात में बदल गया। विशेषज्ञ ने तुरंत विशाल हथौड़ा बक्से पर चलाया और अचानक बक्सा तेजी से चमक उठा और विशेषज्ञ बुरी तरह घायल होकर आसमान में जा गिरा। विशेषज्ञ असफल हो गया, जैसा कि दुकानदार ये ने भविष्यवाणी की थी। उस डिब्बे में एक शक्तिशाली दैवीय मंत्र था जो किसी के भी उसे तोड़ने की कोशिश करते ही सक्रिय हो जाता। विशेषज्ञ की मूर्खता देखकर ये तियानयुन मन ही मन मुस्कुराया। अगर एक स्पिरिट किंग साधक उस डिब्बे को नहीं खोल सका, तो उसे क्या लगता है कि एक वॉर्ड स्पिरिट विशेषज्ञ खोल सकता है? अध्याय 484। दुकानदार ये ने तुरंत अगले दिव्य रून मास्टर को काम जारी रखने का आदेश दिया, क्योंकि कतार एक पल के लिए रुक गई थी, क्योंकि उससे पहले वाला विशेषज्ञ बक्से से बुरी तरह गिर गया था। दिव्य रून ग्रैंडमास्टर दुर्लभ थे। भले ही ये तियानयुन ये कह सकते थे कि वे 2 दिव्य रून ग्रैंडमास्टरों से मिल चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। नेदरवर्ल्ड साम्राज्य के शाही गुरु को दिव्य रून ग्रैंडमास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वास्तव में वह एक सच्चे दिव्य रून ग्रैंडमास्टर नहीं थे, हालांकि वह उस उपाधि को प्राप्त करने के बहुत करीब थे। स्पिरिट रेस के पुराने पूर्वज एक सच्चे डिवाइन रून ग्रैंडमास्टर थे, लेकिन उनका ज्ञान केवल एक बुनियादी डिवाइन रून ग्रैंडमास्टर तक ही सीमित था। इसलिए एक दिव्य रून ग्रैंडमास्टर की उपाधि प्राप्त करना वास्तव में कठिन था। ये बात अभी यहीं देखी जा सकती है, जहां इतने सारे दिव्य रून मास्टर एकत्रित हुए हैं, लेकिन एक भी दिव्य रून ग्रैंडमास्टर नजर नहीं आ रहा है। ये डिब्बा कहां से आया है? इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? ये तियानयुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह एक के बाद एक दिव्य मंत्रोच्चार के इसे खोलने में असफल होते देख रहा था। क्या आपको यकीन है कि आप इस बक्से को खोल सकते हैं, बॉस? अगर आप सफल हो गए तो आपको 2 पवित्र उपकरण मिलेंगे, यांग जीवेन ने उत्साह से कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद कोशिश किए बिना कह सकता हूं कि मैं कर सकता हूं। मुझे पहले जांच करनी होगी, ये तियानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तियानयुन को पवित्र उपकरणों की परवाह नहीं थी। उसके मन में यह सवाल घूम रहा था कि उस डिब्बे के अंदर क्या हो सकता है जिस पर इतनी जटिल मुहर लगी है। अब तक उसका सबसे अच्छा अनुमान यही था कि वह कोई दिव्य उपकरण होगा, क्योंकि वह सबसे अनमोल वस्तु थी। दुकानदार ये एक तरफ बैठकर उस दिव्य मंत्र के स्वामी को देख रहा था जो डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुरेन किनारे घास पर लेटा हुआ उबा हुआ लग रहा था। गुरुजी, हम महीनों से यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस संदूक को खोलने में सक्षम नहीं है। अगर कोई जीवित ही ना हो तो क्या होगा जो इस संदूक को खोल सके? पुरेन ने उबे हुए भाव से कहा। धैर्य रखो बच्चे, इस डिब्बे को खोलने में सक्षम कोई न कोई तो होगा ही। दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो बस धूल के एक कण के बराबर हैं, दुकानदार ये ने गंभीरता से कहा। दिव्य रून मास्टर्स एक के बाद एक असफल होते चले गए और अंत में ये तियानयुन की बारी आई। एक युवक को अगली बारी में देखकर कई लोगों ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उन सभी को लगा कि ये तियानयुन के लिए उस डिब्बे को खोलना नामुमकिन है, जबकि उससे कहीं अधिक उम्र का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाया। जब ये तियानयुन बॉक्स की जांच करने ही वाला था, तभी एक तीखी आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, ग्रैंडमास्टर तियानकिंग आ गए हैं, एक व्यक्ति ने अपने पीछे चल रहे बूढ़े व्यक्ति के लिए रास्ता खोलते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति के पीछे कई शिष्य चल रहे थे। ये तियानयुन को स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति दिव्य मंत्र विद्या में निपुण कोई वरिष्ठ विद्वान था। भीड़ में तुरंत उत्साह का माहौल छा गया। जाहिर तौर पर यह ग्रैंडमास्टर तियानकिंग भूत जगत में काफी प्रसिद्ध थे। सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्रैंडमास्टर तियानकिंग जरूर डिब्बा खोलेंगे। बच्चे, एक तरफ हट जाओ, ग्रैंडमास्टर तियानकिंग को डिब्बा खोलने दो। ग्रैंडमास्टर तियानकिंग के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति ने ये तियानयुन को एक तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। अरे, लाइन में लगो, क्या तुम लोगों को जरा भी तमीज नहीं है? यांग जीवेन ने चिढ़कर कहा। क्या आप जानते हैं कि यह महान व्यक्ति कौन है?
ये ग्रैंडमास्टर तियान किंग हैं, जो एक दिव्य रून ग्रैंडमास्टर हैं। हमारा समय बर्बाद करना बंद करें और ग्रैंडमास्टर को इससे निपटने दें। अरे बस इन्हें कुछ दे दो और इन्हें एक तरफ भेज दो। ग्रैंडमास्टर तियान किंग अधीर होते हुए बोले। उन्हें इस तरह इंतजार करने की आदत नहीं थी। अभी लाती हूं स्वामी जी, उस व्यक्ति ने पहले कहा और तुरंत अपनी थैली से दवाइयों की एक बोतल निकालकर ये तियानयुन को दे दी। ये बोतल अपने साथ ले जाओ। ये अच्छी दवा है, समझ लो तुम्हारा पैसा वसूल हो गया। उस आदमी ने ये तियानयुन से कहा। ये तियानयुन ने ग्रैंडमास्टर तियान किंग की स्थिति देखकर भौहें चढ़ा ली और पाया कि वह केवल चौथे शून्य आत्मा स्तर पर ही थे। अगर ये तियानयुन चाहते तो एक थप्पड़ से ही उन्हें मार सकते थे। आपको भी बाकी लोगों की तरह कतार में लगना होगा। दुकानदार ये ने शोरगुल रोकने के लिए अपनी स्पिरिट किंग आभा का प्रयोग करते हुए कहा। दुकानदार ये की शक्तिशाली आभा को महसूस करके वह व्यक्ति और ग्रैंडमास्टर तियान किंग चौंक गए और बाकी लोगों की तरह कतार में लगने के लिए पीछे हट गए। नहीं, अगर आप वाकई इसे जल्दी करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले जाने दूंगा। ये तियानयुन ने ग्रैंडमास्टर तियान किंग से लापरवाही से कहा। बॉस, आपने ऐसा क्यों किया? यांग जीवेन ने चिढ़कर कहा। उन्हें रहने दो, मैं एक ग्रैंडमास्टर की कुशलता देखना चाहता हूं। ये तियानयुन ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। कम से कम आपको मास्टर तियान किंग की प्रसिद्धि तो पता है, उस व्यक्ति ने कहा और तुरंत ग्रैंडमास्टर ये को बक्सा खोलने के लिए ले गया। ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने एक पल के लिए ये तियानयुन को देखा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। दुकानदार ये ने भी ये तियानयुन की तरफ देखा, लेकिन चूंकि ये तियानयुन ने ही अपनी जगह खाली की थी, इसलिए दुकानदार ये ने दखल नहीं दिया। ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने तुरंत हाथ बढ़ाया और बक्से को ढकने वाले दिव्य प्रतीक के कमजोर बिंदु को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य प्रतीक को तोड़ने का प्रयास किया, यह असफल रहा। ये तियानयुन ने निराशा में सिर हिलाया। आखिरकार ग्रैंडमास्टर तियान किंग भी आधे अधूरे ग्रैंडमास्टर निकले। ये तियानयुन मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने अभी अभी जो शेखी बघारी थी, उसके बावजूद असफल होने पर उनका गौरव और रुतबा तो जरूर टूट गया होगा। अध्याय 485। कई कोशिशों के बाद भी ग्रैंडमास्टर तियान किंग डिब्बा खोलने में नाकाम रहे। उन्हें बेहद शर्मिंदगी हुई। पहले की भव्य एंट्री के बाद पता चला कि उनकी बातें सिर्फ बयानबाजी थीं। उसने तुरंत चारों ओर देखा और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उसकी हरकत को देख रहे थे और वे उसके बारे में बुरा सोचने लगे। आप इसे खोल नहीं पाए। अगर नहीं खोल सकते तो कृपया किसी और को मौका दीजिए, समय बर्बाद करना बंद कीजिए। दुकानदार ये ने उदासीनता से कहा। किसने कहा कि मैं इसे खोल नहीं सकता? मुझे और समय चाहिए, मैं इसे आखिरकार खोल ही लूंगा। ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने हताशा से कहा। ठीक है, थोड़ा और समय ले लो। जितनी बार तुम असफल होगे उतना ही शर्मनाक होगा। दुकानदार ये ने वापस बैठते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने डिब्बा खोलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे इसे खोलने में असफल रहे। पहले तो वह बहुत आत्मविश्वासी और घमंडी था, लेकिन पता चला कि वह इसे खोल भी नहीं सका। कितना दयनीय साधक है। यांग जीवेन ने शिष्य के चेहरे पर हंसते हुए कहा। नहीं, गुरुजी अवश्य सफल होंगे। उन्हें बस थोड़ा और समय चाहिए। ग्रैंडमास्टर तियान किंग के शिष्य ने झुंझलाहट से कहा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था जब अजनबी लोग उनके गुरु को नीचा दिखाते थे। अच्छा, तो जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। यांग जीवेन ने शिष्य से कहा और फिर ये तियानयुन की ओर ध्यान दिया। स्वामी, लगता है हमें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। यांग जीवेन ने क्षमा मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये तियानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार वे भूतलोक में पहुंच चुके हैं और अब उन्हें एक मिशन भी पूरा करना है। समय बीतता गया और कुछ घंटों के बाद ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने सभी से कहा कि वह डिब्बा कोई साधारण 5वीं श्रेणी का दिव्य मंत्र बॉक्स नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनके जैसे काबिल व्यक्ति भी उस डिब्बे को नहीं खोल सकता, तो कोई ग्रैंडमास्टर तो उसे खोल ही नहीं पाएगा। दुकानदार ये ने ग्रैंडमास्टर तियान किंग की अनावश्यक बातों पर झुंझलाहट से सिर हिलाया। अगला। दुकानदार ये ने ग्रैंडमास्टर तियान किंग को जाने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। ये डिब्बा तुम अपनी कुशलता से नहीं खोल सकते। ये लगभग सृजनकर्ता स्तर का है। तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए, ग्रैंडमास्टर तियान किंग ने समझाते हुए कहा। ये तियानयुन ने ग्रैंडमास्टर तियान किंग की बातों की परवाह नहीं की और वह तुरंत बक्से की ओर बढ़ा और उसमें किसी भी तरह की दरार की तलाश करने लगा जिसका वह फायदा उठा सके।
उसने तुरंत दिव्य दृष्टियों को सक्रिय किया ताकि वह डिब्बे पर अंकित दिव्य प्रतीक के हर विवरण को देख सके। उसने तुरंत देखा कि दिव्य प्रतीक लगभग त्रुटिहीन रूप से एकीकृत था। वह दिव्य प्रतीक वास्तव में केवल 5वीं श्रेणी का ही था, लेकिन उसे इस तरह से बुना गया था कि डिब्बे पर एक जंजीर जैसी संरचना बन गई थी, जिससे उसे तोड़ना लगभग असंभव था। हालांकि क्योंकि इसे सुरक्षित रखने के लिए उकेरा गया था, इसका मतलब था कि इसे खोलने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। अरे, तुझ जैसे लड़के को क्या करना है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस डिब्बे को खोल पाओगे? नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करना बंद करो, बच्चे। ग्रैंड मास्टर तियानकिंग ने तियानयुन के प्रयास को कम आंकते हुए कहा। बेकार की बातें करना बंद करो। तुम साफ तौर पर इस डिब्बे को खोलने में असमर्थ हो, इसलिए चुप रहो और दूसरों को कोशिश करने दो। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम यहां सिर्फ एक परेशानी हो। दुकानदार ये ने चिढ़कर कहा। मैं नहीं चाहता कि वे इस बक्से को खोलने में अपना समय बर्बाद करें। बस इतना समझ लीजिए कि अगर यहां कोई भी इस बक्से को खोल सकता है तो मैं इसे हाथ पर हाथ धरे ले जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर तियानकिंग ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने कहा, चुप रहो। दुकानदार ये ने अपनी स्पिरिट किंग आभा छोड़ते हुए कहा, जिससे आसपास के सभी लोग भयभीत हो गए। स्पिरिट किंग स्टेज की अपार शक्ति ने ग्रैंड मास्टर तियानकिंग और उनके अनुयायियों को अभिभूत कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें दुकानदार ये को लौटाने के लिए कोई शब्द नहीं सूझा। दुकानदार ये ने तियानयुन को गौर से देखा और महसूस किया कि यह लड़का उन सभी लोगों से अलग है जिनसे वह कभी मिला था। निश्चित रूप से तियानयुन एक एक करके दिव्य प्रतीक को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय डिब्बे पर एक और दिव्य प्रतीक उकेरना शुरू कर रहा था। तियानयुन को इस तरह का असामान्य काम करते देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, और उनमें से कुछ, जिनमें ग्रैंड मास्टर तियानकिंग भी शामिल थे, ने अनावश्यक काम करने के लिए उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तियानयुन ने आखिरकार डिब्बे पर अपने दिव्य प्रतीक को उकेरना पूरा कर लिया, और जैसे ही डिब्बे को ढकने वाले दिव्य प्रतीक एक एक करके टूटने लगे, डिब्बे से एक तेज रोशनी निकली। डिंग। 5वीं श्रेणी के दिव्य मंत्र की श्रृंखला को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। पुरस्कार 2000 अनुभव अंक 2000 महारत अंक। अध्याय 486। जब सब लोग तियानयुन की बुराई कर रहे थे, तभी अचानक डिब्बे पर बना दिव्य चिन्ह टूट गया। सब लोग दंग रह गए। यकीनन किसी को उम्मीद नहीं थी कि तियानयुन डिब्बा खोल पाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तियानयुन ने इसे इतनी आसानी से खोल दिया जैसे वह बस कुछ ही देर डिब्बे को खोल रहा हो। ये कैसे हो सकता है? तुमने उन दिव्य मंत्रों को कैसे तोड़ दिया? ग्रैंड मास्टर तियानकिंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। लेकिन उनकी साख और भी धूमिल हो रही थी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। अब तो उन्हें अपने ही शब्दों पर कायम रहना था और चुपचाप वहां से चले जाना था। देखो तो सही, हमारे मालिक ने डिब्बा आसानी से खोल दिया। अब तुम क्या कहोगे? यांग जीवेन ने ग्रैंड मास्टर तियानकिंग के शिष्यों के अचंभित चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा। शिष्य दांत पीस रहे थे क्योंकि वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तियानयुन ने सचमुच अकेले ही डिब्बा खोल दिया था। दुकानदार ये खुद भी हैरान था। उसे तियानयुन के अलग होने का एहसास तो था, लेकिन डिब्बा खोलना तो बिल्कुल ही अलग बात थी। क्या तुमने सच में इसे तोड़ दिया? दुकानदार ये ने उत्साह से तियानयुन की ओर बढ़ते हुए कहा और खुद निरीक्षण करने के लिए तियानयुन के हाथों से डिब्बा ले लिया। आप इसे कभी भी खोल सकते हैं, दुकानदार ये तियानयुन ने दुकानदार ये की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अब वह डिब्बा एक सामान्य डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं था जिसे कभी भी खोला जा सकता था। दुकानदार ये ने तुरंत डिब्बा खोलने की कोशिश की और उसकी दरार से कुछ ज्वलंत आभा रिसती हुई दिखाई दी, लेकिन दुकानदार ये ने तुरंत उसे फिर से बंद कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि डिब्बे में क्या है। लेकिन दुर्भाग्य से उस थोड़ी सी ज्वलंत आभा से ही तियानयुन अपनी परख दृष्टि से जान गया कि वह क्या है। फीनिक्स फायर, उच्चतम श्रेणी की पृथ्वी स्तर की ज्वाला। इस आग की थोड़ी सी मात्रा भी छूने वाली किसी भी चीज को जला सकती है और एक फीनिक्स को पुनर्जीवित कर सकती है। आप इसे खोलिए। जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया कि मेरी आंखों को धोखा नहीं हुआ था, दुकानदार ये ने उत्साह से कहा। लगता है दुकानदार ये को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की थी, तियानयुन ने विनम्रता से कहा। खैर, मुझे लगा था कि जब आपने खुद को दिव्य रूल मास्टर बताया था तभी से आप इस बात को समझ गए होंगे। आप पहले ऐसे साधक हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। खैर, जैसा कि हमने तय किया था, ये दोनों पवित्र उपकरण आपके हैं। आत्मा को संचित करने वाली घास, उसे आप मेरी दुकान से ले लीजिए।
दुकानदार ये ने उत्साह से कहा और ये तियानयुन को 2 पवित्र उपकरण दे दिए। दुकानदार ये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये तियानयुन ने विनम्रता से कहा। लेकिन जैसे ही दुकानदार ये तियानयुन और उनके साथी घटनास्थल से जाने वाले थे, ग्रैंडमास्टर तियानकिंग ये तियानयुन के सामने प्रकट हो गए। रुको बच्चे, तुमने डिब्बा कैसे खोला? ग्रैंडमास्टर तियानकिंग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुमने मुझे पहले नहीं देखा था? अगर नहीं देखा तो ये तुम्हारा ही नुकसान है। अब जब तुम यहाँ हो तो अपना वादा पूरा करो और हाथ उठाकर चले जाओ, ये तियानयुन ने ठंडे स्वर में कहा। अरे बदमाश, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ग्रैंडमास्टर तियानकिंग ने गुस्से से कहा, क्योंकि ये तियानयुन ने उन्हें जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। चले जाओ, दुकानदार ये ने ग्रैंडमास्टर तियानकिंग की उपस्थिति से चिढ़कर ठंडे लहजे में कहा। ग्रैंडमास्टर तियानकिंग दुविधा में थे, क्योंकि वे ये तियानयुन को बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि दुकानदार ये वहां ये तियानयुन का साथ दे रहा था, क्योंकि ये तियानयुन ने ही उनके लिए डिब्बा खोला था। इसलिए गुस्से से भरे चेहरे के साथ ग्रैंडमास्टर तियानकिंग वहां से चले गए। पू रेन ये तियानयुन को सिर से पैर तक निहार रहा था। ये तियानयुन कम से कम देखने में तो पू रेन के बराबर उम्र का लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि साधक चाहे तो अपनी असली शक्ल को अच्छी तरह छिपा सकते हैं, इसलिए वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये तियानयुन भी एक ऐसा ही महान साधना विशेषज्ञ है जो अपनी असली शक्ल छिपा रहा है। दुकानदार ये की दुकान पर पहुंचते ही ये तियानयुन ने 2 पवित्र उपकरण रेन लियांगचेन को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए और कहा कि वे इन्हें अपने पास रखें। रेन लियांगचेन आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये तियानयुन ने उसे पहले ही एक पवित्र उपकरण दिया था और अब तो उसने उसे 2 और पवित्र उपकरण भी दे दिए। दुकानदार ये भी ये तियानयुन के उस पवित्र उपकरण के प्रति उदासीन रवैये से हैरान था जो उसने पहले उसे दिया था। इसका मतलब ये था कि या तो ये तियानयुन को पवित्र उपकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या फिर ये तियानयुन को अपने साथी पर पूरा भरोसा था। क्या मैं आपका नाम सुन सकता हूं, दोस्त? दुकानदार ये ने उत्सुकता से ये तियानयुन से पूछा। बेशक, मेरा नाम ये तियानयुन है, ये तियानयुन ने सहजता से कहा। बहुत खूब, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। तुमने इस बार मेरी बहुत मदद की, और इसके लिए मैं तुम्हें आत्मा संचय करने वाली घास के अलावा एक और इनाम देता हूं। दुकानदार ये ने अपनी दराज से कुछ और निकालते हुए कहा। ये तियानयुन मन ही मन उत्साहित था, क्योंकि वह जानता था कि दुकानदार ये जैसे आत्मा राजा उसे कोई बेकार वस्तु नहीं देंगे। अध्याय 487। दुकानदार ये आज बहुत खुश था। वह इस बात से बेहद उत्साहित था कि ये तियानयुन ने आखिरकार वह डिब्बा खोल लिया जिसे वह महीनों से खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कई दिव्य रून मास्टर्स ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की। दुकानदार ये ने जल्दी से एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे ये तियानयुन को दे दिया। ये लो, ये दिव्य संचय गोली बनाने की विधि है, जो आत्मा संचय गोली का उन्नत संस्करण है। इसका प्रभाव आत्मा संचय गोली से कम 2 गुना होगा। मैंने इसे अपने जीवन के आरंभ में एक दिव्य रून ग्रैंडमास्टर से प्राप्त किया था। बेशक वह उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसने पहले खुद को दिव्य रून ग्रैंडमास्टर बताया था। दुकानदार ये ने लापरवाही से कहा। दुकानदार ये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक दिव्य रून ग्रैंडमास्टर ने इस तरह खुद को शर्मिंदा किया, ये तियानयुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। दिव्य संचय की गोली आपको इस पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली दिव्य रून ग्रैंडमास्टर बनने के लिए आपकी साधना में अवश्य मदद करेगी। आपको शुभकामनाएं, दुकानदार ये ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकानदार ये को नहीं लगता था कि ये तियानयुन ने दिव्य रून ग्रैंडमास्टर का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये तियानयुन काफी युवा प्रतीत होता था। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि डिब्बा खोलने के लिए कम से कम दिव्य रून ग्रैंडमास्टर होना आवश्यक नहीं है। वहां किसी को भी यह नहीं पता था कि ये तियानयुन काफी समय से डिवाइन रून ग्रैंडमास्टर बन चुका है, लेकिन ये तियानयुन ने खुद दुकानदार ये को सुधारना नहीं चाहा, क्योंकि उसे ऐसा करना अनावश्यक लगा। डिंग, साइड क्वेस्ट दुकानदार ये को खजाने का संदूक खोलने में मदद करे सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इनाम 30 मिलियन, अनुभव 100,000 कैश पॉइंट 100 दुकानदार ये के अनुकूलतांक। ये साइड क्वेस्ट पूरा करना आसान था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये तियानयुन के लिए इससे आसानी से एक्सपी और सीपीएस मिल गए। इस तरह के साइड क्वेस्ट तियानयुन को सबसे ज्यादा पसंद थे। दुकानदार ये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या मैं आपसे यह आत्मा संचायक घास और खरीद सकता हूं? मुझे इससे अधिक की आवश्यकता है, ये तियानयुन ने विनम्रतापूर्वक पूछा।
लगता है आपको यह आत्मा संजोने वाली घास बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे खेद है कि मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। ये घास दुर्लभ है, लेकिन बाजार में इसकी मांग कम है और शायद ही किसी को इसकी जरूरत हो। हालांकि यह छठी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि के बराबर ही दुर्लभ है, लेकिन इसका असर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए यह ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन अगर मुझे आत्मा संजोने वाली घास का दूसरा बैच मिल जाए तो आप बाद में फिर आ सकते हैं। दुकानदार ये ने क्षमा मांगते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया। दुकानदार ये, आपका फिर से धन्यवाद। ये त्यानयुन ने निराशा से कहा। उसे बहुत सारी आत्मा संचय करने वाली घास चाहिए थी ताकि वह जल्दी से अपना स्तर बढ़ा सके। दुकानदार ये ने तुरंत ही 3 आत्मा संचय करने वाली घास और कुछ आध्यात्मिक औषधि ये त्यानयुन को सौंप दी। लो, ये लो, इससे तुम दिव्य संचय करने वाली घास बना सकते हो। अब तुम्हें बस एक रसायनज्ञ ढूंढना है जो गोली को परिष्कृत कर सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता, शायद कुछ महीनों में मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद कर सकूं। दुकानदार ये ने सहज भाव से कहा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। हम चलते हैं। ये त्यानयुन ने लापरवाही से कहा। उसे अब दुकानदार ये से गोलियां बनवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुकानदार ये ने उसे नुस्खा दे दिया था और वह खुद बना सकता था। ठीक है, फिर मिलते हैं। दुकानदार ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको दुकान से कुछ खरीदना हो तो बेझिझक मेरे शिष्य से बात करें, वह आपको आपकी जरूरत की हर चीज ढूंढने में मदद करेगा। दुकानदार ये ने सहज भाव से कहा। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे दुकानदार ये त्यानयुन ने दुकान से निकलते हुए कहा। ये त्यानयुन के जाने के बाद पूर्वेन दुकानदार ये के पास आया और डिब्बे को देखने लगा। मालिक, डिब्बे के अंदर क्या है? पूर्वेन ने उत्सुकता से पूछा। हमें सामान वापस चाहिए। इतने सालों बाद आखिरकार हमें घर लौटने का रास्ता मिल गया। अब जगह साफ करो, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। दुकानदार ये ने उत्साह से कहा। वापसी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी वापसी कर पाएंगे। मुझे लगा था कि इसमें कई दशक लग जाएंगे। पूर्वेन ने आश्चर्य से कहा। उसी समय ये त्यानयुन ने रेन लियांगचेन और अन्य को ब्रॉड क्लाउड सिटी सराय में छोड़ दिया। अब मैं अकेले बाहर जा रहा हूं। काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। ये त्यानयुन ने आदेशात्मक लहजे में कहा। ठीक है, हम इस शहर में आपके लौटने का इंतजार करेंगे, रेन लियांगचेन ने कहा, और बाकी दोनों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। आखिरकार वे भूतलोक में प्रवेश कर चुके थे। वे इस सराय में नश्वर लोक की तुलना में कहीं बेहतर साधना कर सकते थे। उसके बाद ये त्यानयुन तेजी से वहां से निकल गया और उस दिशा में उड़ गया जहां आत्मा मार्गदर्शक उसे ले जा रहा था। लेकिन जल्द ही उसे एक छोटी सी गुफा मिली और उसने कुछ देर अंदर रुककर दिव्य संचय गोली बनाने का फैसला किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि इसका प्रभाव कितना अच्छा होगा। उन्हें तुरंत पता चला कि जहां आत्मा संचय करने वाली गोलियों की 4 परिष्करण श्रेणियों के लिए 100% सफलता दर थी, वहीं दिव्य संचय करने वाली गोली की उसी श्रेणी के लिए केवल 80% सफलता दर थी। अध्याय 488। ये त्यानयुन ने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य संचय गोलियों को बनाना इतना मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है इस कठिनाई ने ही सब कुछ बयां कर दिया। आत्मा संचय घास का उपयोग करने का यही सबसे कारगर तरीका था। भले ही गुणवत्ता समान हो, लेकिन अगर गोलियों को बनाना बहुत अधिक जटिल होता तो इसकी सफलता की संभावना कम हो जाती। छोड़ो इसे, मैं अभी चौथे स्तर की ही बनाऊंगा, ये त्यानयुन ने कहा और तुरंत चौथे स्तर की दिव्य संचयी गोलियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने आखिरकार एक दिव्य संचयी गोली सफलतापूर्वक बना ली। डिंग! दिव्य संचय गोली सफलतापूर्वक निर्मित। पुरस्कार 500,000 अनुभव अंक 1000 महारत अंक। आश्चर्यजनक रूप से इस गोली को बनाना आसान था। ये त्यानयुन ने तुरंत गोली के प्रभाव की जांच की, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या इस नई गोली का भी वही प्रभाव है जो आत्मा संचय करने वाली गोलियों का होता है। पागलपन भरी दवाइयों का मोड सक्रिय करो, ये त्यानयुन ने आदेशात्मक लहजे में कहा। यह पागलपन भरी दवाइयों का मोड पागलपन मोड के प्रभावों में से एक था और इस प्रकार उपयोगकर्ता द्वारा ली गई किसी भी दवा की गोली के प्रभाव को दोगुना कर देता था। ये त्यानयुन ने प्रभाव को स्वयं देखने के लिए जल्दी से गोलियां निगल ली। डिंग! 100,000 अनुभव सफलतापूर्वक प्राप्त हुए। ये त्यानयुन को प्राप्त अनुभव की मात्रा देखकर आश्चर्य हुआ। यह उसी ग्रेड की आत्मा संचय गोली द्वारा प्रदान किए गए अनुभव की मात्रा से 3 गुना से भी अधिक था।
ये त्यानयुन के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि अब उसे केवल इस दिव्य संचय गोली की और भी अधिक प्रतियां तैयार करनी थी। उसी समय यान एर अचानक अपनी मर्जी से ये त्यानयुन के पालतू जानवरों के बार से बाहर निकली और ये त्यानयुन द्वारा फर्श पर रखी गई एक दवा की गोली को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसे यह जानकर चैन से नहीं बैठ पा रही थी कि जब वह पेट बार के अंदर थी तब ये त्यानयुन कुछ खा रही थी। ये त्यानयुन चौंक गया और उसने तुरंत एक और दिव्य संचयी गोली खा ली ताकि वह यान एर की पकड़ से बच सके। यान एर के लिए वे औषधीय गोलियां मुफ्त थीं, लेकिन ये त्यानयुन के विकास के लिए दिव्य संचयी गोलियां बहुत कीमती थीं। अरे मुझे थोड़ा और खाना दो, मुझे भूख लगी है। ये त्यानयुन को अपनी पीठ पीछे एक और गोली लेते देख यान एर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें खाना दूं तो क्या तुम अच्छी बच्ची बनकर सब कुछ खाना बंद कर दोगी? ये त्यानयुन ने अनायास ही पूछा। ठीक है, तो मुझे एक और दवा की गोली दो। तुमने मुझे उस कमरे में बहुत देर तक बंद रखा है। यान एर ने चिढ़कर कहा। लो, अब आराम से खाओ, ये त्यानयुन ने कहा और यान र को औषधीय गोलियों की एक बोतल दी जो उसके लिए बेहतर थी। यान एर ने बोतल ली और तुरंत ही ये त्यानयुन से मिली दवा की गोलियां खाते हुए बैठ गई। यान एर को शांत देखकर ये त्यानयुन को आखिरकार राहत मिली और उसने दिव्य संचय गोलियों का एक और बैच तैयार किया। अंत में ये त्यानयुन ने सफलतापूर्वक 6 दिव्य संचय गोलियां तैयार की, जिनसे कुल 600,000 अनुभव प्राप्त हुए। अरे वाह, ये कैसी अच्छी खुशबू है। यान एर ने दिव्य संचय गोलियों से आती हुई मनमोहक सुगंध को सूंघते हुए कहा। ये खाना नहीं है, अच्छी बच्ची बनो और कुछ देर के लिए ये दवाइयां खा लो, ठीक है? अगली बार मैं तुम्हें बेहतर खाना दूंगा। ये त्यानयुन ने यान एर से लापरवाही से कहा। ठीक है, लेकिन यह एक वादा है, यान एर ने कहा और तुरंत अपना ध्यान उन दवाइयों की गोलियों पर वापस केंद्रित कर लिया जो ये त्यानयुन ने उसे पहले दी थी। ये त्यानयुन ने बची हुई दिव्य संचय गोलियों का तुरंत सेवन कर लिया, जो जल्दी ही कुल 600,000 अनुभव में परिवर्तित हो गईं। डिंग। खिलाड़ी ये त्यानयुन को छठे स्तर के शून्य आत्मा चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए बधाई। ये त्यानयुन ने आखिरकार अपना स्तर बढ़ा लिया। दिव्य संचय करने वाली गोलियों की मदद से यह काम बहुत आसान हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इस गोली को बनाने के लिए आत्मा संचय करने वाली घास नहीं बची थी। मुझे दोबारा लेवल अप करने के लिए 800 मिलियन एक्सपी चाहिए। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ये त्यानयुन ने मन ही मन सोचा और साथ ही यह भी सोचा कि उसे अगली बार सोल एक्यूमुलेटिंग ग्रास कहां से मिलेगी। लेकिन फिलहाल उसे और एक्सपी कमाने के लिए साइड क्वेस्ट पूरा करना होगा। वह लगभग फीनिक्स नेस्ट तक पहुंच चुका है, जहां उसे उम्मीद थी कि यान एर की क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। हम लगभग तुम्हारे घर पहुंच ही गए हैं, क्या तुम उत्साहित नहीं हो? ये त्यानयुन ने यान एर से लापरवाही से कहा। घर? यान एर ने असमंजस में आकर पूछा। हाँ, वहां पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा, ये त्यानयुन ने आत्मा मार्गदर्शक का पीछा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद ये त्यानयुन ने अपने सामने एक जला हुआ जंगल देखा, लेकिन उसने गौर किया कि आत्मा मार्गदर्शक उसे सीधे ज्वलंत वन की ओर ले जा रहा था। पहले तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह जगह निश्चित रूप से वही फीनिक्स का घोंसला है जिसकी वह तलाश कर रहा था। आखिर जंगल में आग तो नहीं लगी थी, ये तो बस विशालकाय ज्वाला में छाता वृक्ष का प्रभाव और उसकी सुरक्षा थी। अध्याय 489। दूर से छाता वृक्ष को देखते ही ये त्यानयुन तुरंत यान एर को साथ लेकर उड़कर वहां पहुंच गया। छाता वृक्ष के पास पहुंचते ही यान एर को वह जगह अचानक जानी पहचानी सी लगी। वह सोचने लगी कि क्या वह पहले भी यहां आ चुकी है। ये कभी तुम्हारा घर हुआ करता था, ये त्यानयुन ने लापरवाही से कहा। जैसे ही यान एर सोचती रही, ये त्यानयुन ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से उस क्षेत्र का अवलोकन किया और उसने देखा कि वह स्थान ग्रेट एरे से ढका हुआ था। इसके बाद ये त्यानयुन ने छाता वृक्ष के पास एक छोटा सा दिव्य चिन्ह देखा, जिसका उपयोग घुसपैठियों का पता लगाने के लिए किया जाता था। उसे वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो दिव्य चिन्ह जैसा दिखता हो और जिससे उसे खतरा हो। इसलिए बिना किसी झिझक के ये त्यानयुन ने पर्दे को पार किया और फीनिक्स नेस्ट में प्रवेश किया। ग्रेट एरे को निष्क्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसका उद्देश्य घुसपैठिए पर हमला करना नहीं था। इसका उद्देश्य केवल अंदर मौजूद लोगों को चेतावनी देना था कि अगर कोई अजनबी घुसपैठ करे तो क्या करना है। पर्दे में प्रवेश करने के बाद ये त्यानयुन तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि कोई उसके पास न आ जाए ताकि बाद में फीनिक्स कबीले द्वारा उसे दुश्मन न समझा जाए।
लेकिन इंतजार करते करते उसने देखा कि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है। ये त्यानयुन को यह अजीब लगा, इसलिए उसने यान एयर को वापस अपने पालतू जानवरों के अड्डे में रख दिया और अंदर जाकर छानबीन करने लगा। जैसे ही वह अंदर की ओर बढ़ा, उसे तुरंत किसी के आने का आभास हुआ, इसलिए वह तुरंत छिप गया और परछाई में घुल-मिल गया और उन लोगों के आने का इंतजार करने लगा ताकि वह स्थिति का आकलन कर सके। अजीब बात है, मुझे तो पक्का महसूस हो रहा था कि कोई यहाँ है, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उस आदमी ने उलझन में अपने साथी से कहा। यह आदमी 7वें स्तर के मूल रूपांतरण चरण में था और सिर से लेकर जूते तक काले कपड़े पहने हुए था। हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो, उसके साथी ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या सच में? मैं तो पहले कभी गलत नहीं हुआ, पहले आदमी ने उलझन में कहा। खैर, अभी के लिए इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। हम तो यहाँ मदद करने आए थे, लेकिन लगता है फीनिक्स कबीले के साथ बड़ों की बातचीत कामयाब नहीं हुई। फीनिक्स कबीले ने अब भी हमारी मदद ठुकरा दी। उनका घमंड ही उन्हें हमारे दिव्य राष्ट्र से मदद लेने से रोक रहा है, दूसरे आदमी ने नाराजगी से कहा। वे आपस में बातचीत करते हुए तुरंत उस जगह से निकलकर कहीं और चले गए। उन्हें पता ही नहीं था कि त्यानयुन उनकी सारी बातें सुन रहा था। दोनों मूल रूपांतरण विशेषज्ञों की बातें सुनकर ये त्यानयुन ने भौहें चढ़ा ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी जल्दी दिव्य राष्ट्र का कोई विशेषज्ञ मिल जाएगा, इसलिए उसे आसपास के दिव्य राष्ट्र के प्रभाव को आहत होने से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा दिव्य राष्ट्र के नाम से ही त्यानयुन को तुरंत मिंग चेन का ख्याल आया। वह जानता था कि मिंग चेन पाताल लोक तकनीक का एक उत्साही उपयोग करता था और इस दिव्य राष्ट्र के नाम से उसे शायद अपना दुश्मन मिल गया था। इसके बाद ये त्यानयुन छिपकर ये देखने के लिए इधर उधर घूमने लगा कि फीनिक्स कबीले में क्या हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे लोग काले कपड़े पहने हुए उस जगह के आसपास घूम रहे हैं। ये त्यानयुन सोच रही थी कि क्या नीदरवर्ल्ड डिवाइन नेशन इस फीनिक्स कबीले पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था या फिर सिर्फ फीनिक्स कबीले के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था। ये त्यानयुन जब बस्ती के द्वार के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि द्वार की रखवाली एक शून्य आत्मा विशेषज्ञ कर रहा था और उसके चारों ओर कई कोर रूपांतरण विशेषज्ञ मौजूद थे। ये त्यानयुन ने गिनती की कि अब द्वार की रखवाली करने वाले लोगों की संख्या 30 तक हो सकती है। ये त्यानयुन को एहसास हुआ कि जब वह पहले पर्दे में प्रवेश कर रहा था तो फीनिक्स कबीले ने उससे संपर्क क्यों नहीं किया। इसका कारण यहाँ उनकी अपनी स्थिति थी। वे स्वर्गीय पाताल लोक की दिव्य राष्ट्र के साथ किसी बात पर बातचीत करने में व्यस्त थे। ये त्यानयुन द्वार से अंदर नहीं गई और इसके बजाय स्थिति का अवलोकन करने लगी। और कुछ ही समय बाद कुछ लोग द्वार से बाहर आने लगे। हे एल्डर लुओ, आशा है आप मेरे प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे सिवा कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं, यानी स्वर्गीय पाताल लोक की दिव्य जाति, जो आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। द्वार पर खड़े एक व्यक्ति से एक परिचित आवाज ने कहा। ये त्यानयुन ने भौहें चढ़ाते हुए याद करने की कोशिश की कि उसने वह आवाज कहाँ सुनी थी। उसे यकीन था कि वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। कुछ ही देर में वह परिचित व्यक्ति नजर आने लगा और जैसे ही ये त्यानयुन ने उस व्यक्ति का सुंदर चेहरा देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि वह परिचित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिंग चेन था। मिंग चेन, छठी परत स्पिरिट किंग स्टेज। उपकरण नेदरवर्ल्ड डिवाइन बैटल आर्मर, नेदरवर्ल्ड्स फायर। मार्शल आर्ट्स, नेदरवर्ल्ड डिवाइन पाम, नेदरवर्ल्ड डिवाइन आर्ट, डार्क ड्रैगन पोजेशन। कमजोरी, अत्यधिक तीव्र अग्नि। युद्ध क्षमता 320 मिलियन अंक। हत्या पर इनाम। ये त्यानयुन ने दूर से मिंग चेन को देखते ही ठंडक महसूस की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस आदमी से इतनी जल्दी मुलाकात होगी। ये त्यानयुन के मन से हत्या का इरादा अनजाने में निकल आया, लेकिन मिंग चेन ने तुरंत इसे भांप लिया और उस इरादे की ओर केंद्रित पाताल लोक की अग्नि की एक किरण दाग दी। लेकिन ये त्यानयुन बहुत फुर्तीला था। उसने तुरंत एक तरफ हटकर हमले को चकमा दिया और अपनी जानलेवा मंशा को फिर से छिपा लिया। मिंग चेन की असली ताकत देखकर ये त्यानयुन हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना संवेदनशील होगा। अध्याय 490। इस हमले से आपका क्या मतलब था, श्रीमान मिंग? एल्डर लुओ ने मिंग चेन को घोंसले के अंदर हमला करते देख क्रोधित होकर कहा। नहीं, कुछ नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि उस दिशा से मुझ पर जानलेवा हमला हो रहा है। मिंग चेन ने एल्डर लुओ से सहजता से कहा। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि एल्डर लुओ मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। मिंग चेन मुस्कुराया और तुरंत द्वार के पास खड़ी ड्रैगन गाड़ी की ओर चल पड़ा।
इसके बाद वह तुरंत अपने सभी अनुयायियों के साथ ड्रैगन रथ के पीछे पीछे रवाना हो गया। ड्रैगन रथ के अंदर मिंग चेन सोच रहा था कि किसकी हत्या की मंशा थी, जो पहले इतनी जल्दी गायब हो गई कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होना असंभव लग रहा था। क्या वह फीनिक्स कबीले का कोई सदस्य था? मिंग चेन ने सोचा, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसने पहले भी कई दुश्मन बना लिए थे। लेकिन जैसे ही उसने संभावित दुश्मन के बारे में सोचा, उसे उस बदमाश लड़के की याद आ गई जिसने उसके द्वारा नियंत्रित कठपुतली पाताल लोक साम्राज्य में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा नष्ट कर दिया था। आसपास मौजूद पहरेदार तुरंत एल्डर लुओ के चारों ओर जमा हो गए और उनसे स्वर्गीय पाताल लोक दिव्य राष्ट्र के साथ हुई बातचीत के परिणाम के बारे में पूछा। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। स्वर्गीय पाताल लोक दिव्य राष्ट्र ने हमसे बहुत कुछ मांग लिया है। उन्होंने 5 फीनिक्स अंडे और 20 बूंदे फीनिक्स रक्तसार की मांग की है। मैं किसी भी हालत में इसके लिए राजी नहीं हो सकता। उन्होंने तो सीधे सीधे 5 फीनिक्स और 20 दिव्य खजाने मांग लिए हैं। एल्डर लुओ ने झुंझलाहट से कहा। ऐसा लग रहा था कि फीनिक्स कबीले के सामने कोई साधारण समस्या नहीं थी। लेकिन एल्डर लुओ और गार्डों के बीच बातचीत तब रुक गई जब उन्हें किसी के आने का आभास हुआ, और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ये त्यान्युन थे। उन्होंने देखा कि मिंग चेन पहले ही जा चुका है, इसलिए उन्होंने खुद को प्रकट करने का फैसला किया। 7वें स्तर के स्पिरिट किंग स्टेज पर मौजूद एल्डर लुओ के अलावा गार्ड्स ये त्यान्युन के सामने टिकने लायक प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। तुम कौन हो? मिंग चेन पर जान से मारने का इरादा जाहिर करना तो बड़ी बहादुरी है, एल्डर लुओ ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। लेकिन सामने खड़े अजनबी ने मिंग चेन के प्रति शत्रुता दिखाए, इसलिए एल्डर लुओ समझ गए कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अब अगर हम किसी अधिक आरामदायक जगह पर बैठकर इन बातों पर चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा, ये त्यानयुन ने सहजता से कहा। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? हमारे देश में आने का तुम्हारा क्या कारण था? क्या तुम्हें नहीं पता था कि फीनिक्स कुल में किसी भी मानव साधक के लिए कोई जगह नहीं है? एल्डर लुओ ने अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रही शिकन के साथ कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपके कबीले के एक सदस्य को वापस यहाँ लाने का जिम्मा सौंपा गया है, ये त्यानयुन ने लापरवाही से कहा। हमारे लोगों को वापस लाने वाला कौन है वो? एल्डर लुओ ने उत्सुकता से पूछा। इसके बाद ये त्यानयुन ने अपने हाथ हिलाए और यान एर अचानक प्रकट हो गई। यान एर अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह गई, इसलिए वह तुरंत ही त्यानयुन के पैरों के पीछे छिप गई। ये लड़की तुम्हारी ही है। मुझे इसे यहाँ वापस लाने का काम सौंपा गया है क्योंकि इसकी माँ की आत्मा विलीन हो गई है, ये त्यानयुन ने उदास होकर कहा। ये तो लू हुआन का बच्चा है। शक्ल कितनी मिलती जुलती है, बूढ़े लू ने नम लाल आंखों से कहा। फिर उन्होंने यान एर को गले लगाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन यान एर ने बूढ़े आदमी को चकमा दिया और एक बार फिर ये त्यानयुन के पीछे छिप गई। तुम कौन हो? मैं अपने पिता के अलावा किसी के भी करीब नहीं आना चाहती, यान एर ने एल्डर लुओ की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर कहा। क्या तुम उसके पिता नहीं हो? एल्डर लुओ ने त्यानयुन से उलझन में कहा। हाँ ठीक है, जब वह किसी को नहीं जानती थी तब मैंने उसे अपनी देखरेख में ले लिया था, इसलिए उसने सोचा कि मैं उसका पिता हूँ, ये त्यानयुन ने थोड़ी सी अजीब स्थिति को समझाते हुए कहा। क्या ऐसा है? अच्छा तो कृपया अंदर आइए, हमें चाय पीते हुए इस बारे में अंदर बात करनी होगी, एल्डर लुओ ने त्यानयुन के प्रति अपना रवैया बदलते हुए कहा। छोटी बच्ची, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ, एल्डर लुओ ने यान एर से प्यार से बात करते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि मेरे दादाजी अभी भी जीवित हैं या नहीं, यान एर ने उलझन में कहा। खैर, अभी तुम्हारी याददाश्त जागृत करने के लिए तुम बहुत छोटी हो, बड़े होने पर तुम्हें और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, एल्डर लुओ ने यान एर से स्नेहपूर्वक कहा। एल्डर लुओ उन विरासत में मिली यादों के बारे में बात कर रहे थे जो हर फीनिक्स को अपने माता पिता से मिलती हैं। मैंने अपना काम कर दिया, मैं उसे फीनिक्स के घोंसले में वापस ले आया हूँ, ये त्यानयुन ने मन ही मन कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके शरीर से आकाश की ओर प्रकाश की एक किरण निकली। यह इस बात का संकेत था कि त्यानयुन ने यान एर की मां से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। डिंग, साइड क्वेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। छोटे फीनिक्स को वापस फीनिक्स के घोंसले में लौटाएं, फीनिक्स की इच्छा पूरी करें। इनाम 200 मिलियन एक्सपी, 1000 सीपीएस, 300 प्रेस्टीज पॉइंट, 100 फीनिक्स प्लान फेवरेबिलिटी पॉइंट। डिंग, साइड क्वेस्ट सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। फीनिक्स कबीले को उनकी समस्या सुझाने में मदद करें।
पूरा करने पर पुरस्कार 100 मिलियन एक्सपी 500,000 CPS 100 फीनिक्स प्लान फेवरेबिलिटी पॉइंट्स। पहला मिशन पूरा होते ही अगला मिशन सामने आ गया। ये भी एक चेन मिशन था।